Okay, so Assalamu alaikum and thank you for joining everyone. So let's start this session, and we are proud to announce Tenper as our platinum sponsor. Tenper is a digital development company who Pakistan's leading digital development company, helping businesses with product design, development, and technology acceleration. For today's session on ML AI data science in projects, we have Sir Ubaidur Rahman Beg, who is solution architect, cloud expert and speaker, who will be answering Q&As on this topic. So over to you, Ubaid sir. ऑलराइट, थैंक यू आफ्ताब साहब। आपने यार काफ़ी लंबा इंट्रो करवा दिया। अच्छा, मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें कि सब लोगों को अगर स्क्रीन विजिबल है मेरी प्रेजेंटेशन की। जी क्लियर है। ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एआई, एमएल और डेटा साइंस का। जनरली मेरी प्रेजेंटेशन का स्टाइल ये होता है कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करता रहता हूँ, और अगर क्वेश्चंस होंगे तो वो हम बीच में भी ले सकते हैं। क्वेश्चंस कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बस ये कि मुझे अपनी स्क्रीन स्विच करनी होगी ताकि मैं आपका क्वेश्चन देख सकूं, या आपका अगर हैंड रेज हुआ हुआ है तो आपका मैं वो देख लूँ। अदरवाइज आप बीच से भी मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, कोई इतना मसले की बात नहीं है। तो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है। वैसे तो इंट्रो करवा दिया इन्होंने, लेकिन बस थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अराउंड 15 ईयर। सी प्लस प्लस से करते थे, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एज वेल। एक उसके बाद काफ़ी अर्सा सी शार्प डॉट नेट के ऊपर काम करने का मौका मिला। एंड उसके बाद फिर किसी ने बताया कि यार नहीं, ओपन सोर्स के अंदर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है आबाद। तो फिर उसके बाद ओपन सोर्स से शिफ्ट हुआ, डेवलपमेंट करते करते। फिर जब ये ऑन प्रेमिस का चल रहा था सिलसिला, एंड देन क्लाउड भी था, तो क्लाउड के ऊपर स्विच हुए। वहाँ से आर्किटेक्चर और डिज़ाइन की तरफ चीज़ों का मौका मिला। ओवरऑल यह है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, सर्विसेज साइड, तो दोनों में काम करने का एक्सपीरियंस है, और दोनों के अंदर उसी हिसाब से एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ताकि जिस हिसाब से हमें डेप्थ में जाना होता है तो हम डेप्थ में चले जाते हैं, अगर चीज़ों को ओवरऑल आर्किटेक्ट करना होता है तो वो कर देते हैं। रिसेंटली यहाँ टेम्पर्स में मैं जो काम कर रहा हूँ, तो आई एम डायरेक्टर इंजीनियरिंग। और यहाँ पर जो मेरा रोल है वो ये है कि प्रोवाइडिंग ओवरसाइट टू द इंजीनियरिंग टीम अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स। एंड वहाँ पर हमारा काम ये होता है कि वी वांट टू मेक श्योर दैट वी आर डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस टू अवर कस्टमर्स। सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट माय सेल्फ। टेम्पर्स अगेन, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि टेम्पर्स वाज फाउंडेड इन 2004. We now globally have 1200 plus employees. About last year, or an year and a half ago, we had exponential growth during the time of pandemic. तो उसके अंदर हमने ऑफिस को एक्सटेंड किया, कराची के बाद लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर। सो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अराउंड 800-850 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। कस्टमर्स के अंदर काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं, यहाँ मैंने कुछ को लिस्ट किया है। लेकिन ये कि हम आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डिलीवरिंग क्वालिटी। तो वो टूल्स जो कि शायद डेवलपर्स यूज़ करते हैं एज एज डेवलपर, वी हैव वर्क फॉर देम। सो इसमें से सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो पेपैल और डॉकर इटसेल्फ है, जो कि जनरली लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर यू नो के अंदर भी काफ़ी हमने काम किया हुआ है। करीम was one of our clients for a quite long time. So yes, टेम्पल्स के बारे में एक चीज़ मैं बस ये बताऊं कि वी 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 आर
मिशन ड्रिवन कंपनी। तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट कि बस सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो रहा है। हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हुए हैं जहाँ पर हम आउटसाइड वर्क भी कुछ काम कर रहे हैं। तो उसकी सबसे जो बड़ी एग्जांपल्स हैं वो टेम्पल्स यूनिवर्सिटी और टेम्पल्स लैब है। यहाँ पे आके ट्रेनिंग्स का काम चल रहा है टेम्पल्स यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ तो अब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लॉन्च कर दी है। जैतून के नाम से एक एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है जहाँ पर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लो प्रिविलेज लोग हैं उनको चीज़ें की जा रही हैं। पेमेंट टेक क्वेस्ट का इवेंट था, वो अभी अभी गुजरा यहाँ से। वो सारे काम हैं जो कि हम एम्पावर फाउंडेशन के अंडर में कर रहे हैं। सो we believe in giving back to the society, so that's how we are planning to work on and moving forward. अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो तो एआई पे है, मशीन लर्निंग पर है, डेटा साइंस के ऊपर है। लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ मूव हो, आई जस्ट वांटेड टू टच बेस ऑन फ्यू थिंग्स कि मेरे हिसाब से फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होने वाला है। तो इसके अंदर देखें, अभी हम लोग देख रहे हैं कि यार कुछ लोग रिमोट काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस को आना प्रेफर कर रहे होते हैं, कुछ लोग हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल, द नॉर्मल, सो आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन, बिकॉज probably things will remain the same. There will always be a remote work there out there. तो हमें भी उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होगा। somebody send a message to me. Okay, not sure. ठीक है, हमें उसके लिए करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमारे पास टूल्स अवेलेबल है, लाइक कैलेंडर है, कि हम उसको अपने पास इफेक्टिवली यूज़ करें। हमारे पास कम्युनिकेशन के और टूल्स हैं, आउटलुक हो सकता है, स्लैक हो सकता है, MS टीम हो सकता है, गूगल का कोई टूल हो सकता है। उसके थ्रू हम अपना वर्क लाइफ को ऑप्टिमाइज करें और बैलेंस करें। आपने बहुत सुना होगा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन और विमेन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्यूचर ऑफ वर्क के अंदर आप जहाँ भी काम करें, जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप ये देखें कि हाउ इंक्लूसिव दैट कंपनी इज। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि क्या उसके डिसीजन टॉप लेवल के ऊपर खुद ही हो रहे हैं, या उसके अंदर लोगों का कंसेंसस लिया जा रहा है और लोगों से पूछा जा रहा है कि यार इस चीज़ को बताएं हम कैसे करें। क्योंकि आज के दौर में जिस लेवल के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जहाँ से काम कर रहे हैं, तो वो जो है वो इसी चीज़ पर बिलीव करते हैं कि यार हमें शामिल करें आप अपने डिसीजंस के अंदर। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंक्लूसिविटी इज देयर। एक एक चीज़ होती है जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब व्हेन व्हेन वी आर मूविंग अप द लैडर इन अवर करियर, तो हमारी टेक्नोलॉजी में तो डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ हम सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजमेंट वाला पार्ट कभी कभी होता है, लोगों से इंटरेक्शन वाला पार्ट होता है, वो हमारा पीछे रह जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी फोकस ऑन दो सॉफ्ट स्किल्स एज वेल। अक्सर लोग सवाल कर लेते हैं कि यार ये व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट स्किल? तो एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, कैन यू टेल मी व्हाट व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? नॉर्मली लाइफ में मतलब जो टेक्निकल स्किल्स से हटके चीज़ें हैं वो सारी सॉफ्ट स्किल्स में काउंट होती हैं। जैसे मैं कम्युनिकेशन की बात कर लूँ, आपकी मैनेजमेंट की बात कर लूँ, टीम लीड करने की बात कर लें आप, या प्रोजेक्ट हैंडलिंग की बात कर लें, ये सारे फिर सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट कहलाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की शादिब साहब आपने। अब कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप सिर्फ देख लें तो कम्युनिकेशन जो है वो अ, बात करना भी है और बात सुनना भी है। अक्सर लोग इस वाले पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि लिसनिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब तक आप दूसरे बंदे की बात सुनेंगे नहीं, यू कैन नॉट एक्चुअली आंसर इट। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, हमारी शायद बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसे हुई भी होती है कि जैसे ही हमसे कोई बंदा बात करना शुरू करता है, हमारे बैक ऑफ माइंड एक थ्रेड चलना शुरू होता है, और वो थ्रेड ये देखता है कि यार मैं इसको रिस्पॉन्ड कैसे कर दूँ, बस उसकी बात सुननी नहीं है मुझे। तो बस आई जस्ट वांटेड टू टच बेस ऑन दिस पार्ट अ वेरी लिटिल, कि हमें ये चीज़ भी देखनी है। फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस, बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये बहुत क्लोज है। हम लोग जब
हमारे हम लोग जब टेक्निकल लोग होते हैं तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम कहते हैं कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर तो मैं कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता, मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। तो फॉर एग्जांपल वो कोई टेक्निकल डिसीजन है और बिजनेस साइड ये कह रही है कि नहीं हमें ये काम इस तरह नहीं इस तरह चाहिए, या हमें सर्टेन किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई बिल्ड जानी है वो परसों नहीं, वो हमें आज चाहिए बिकॉज ऑफ सर्टेन डेमो। तो वहाँ पे हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकते हैं और किस तरह से चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा बोरिंग स्टफ, बट आई विल मेक श्योर कि वो बोरिंग ना हो आप लोगों के लिए। ठीक है, पहला सवाल मैं आप लोगों से ही कर लेता हूँ कि हमें ये एआई और एमएल की ज़रूरत है क्या। स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ते हुए आए सब लोगों ने पढ़ी होगी ग्रेजुएशन के अंदर। तो वही फार्मूला है, उसको आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जो है वो हम कहते थे स्टैट्स, और अब उसी फार्मूले को हमने कह दिया मशीन लर्निंग। तो फिर हमें एआई एमएल क्यों चाहिए? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? अगर नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास आंसर है इसका। मैं चाहता था कि आप लोग भी थोड़ा सा बताएं मुझे। सर डाटा बहुत बढ़ गया है हमारे पास, और उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए आई गेस मशीन लर्निंग इज द बेटर ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अभी इसी बात को मैं ज़रा कंटिन्यू करता हूँ कि हमारे पास डेटा बढ़ गया आपने कहा है। तो अभी पहले हम बात करते हैं ना एआई की और एमएल की। तो आप ये देखें कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है हमने इससे क्या क्या चीज़ अचीव की है। जितनी भी हमारे पास ये इनोवेशंस हैं, इन्वेंशंस हैं, रॉकेट है, मिसाइल है, जहाज है, एनीथिंग, ये सब की सब तो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी ना। तो फिर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारी काफी होनी चाहिए थी। Sir, can I answer? यस श्योर। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन आई जो है वो इजीली कैच नहीं कर सकती। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे एक आपके पास कैमरा होता है जो ह्यूमन के वो देख रहा है कि ह्यूमन ने सीट बेल्ट पहनी पहनी, अगर 10,000 अगर बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं एक साथ, तो कभी कभार ये होता है ह्यूमन जो वो चीज कर देता है, मिस कर देता है। लेकिन एआई का फायदा ये है, एआई उसको मिस नहीं कर सकती। ठीक ठीक है, ठीक है। ये चैट के ऊपर दो लोगों ने जवाब दिए हैं, तो आई थिंक दोनों के आंसर सही है, और बसराम साहब ने भी सही कहा कि आई थिंक इट्स अबाउट स्पीड। तो वो जो मेरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अवर ब्रेन, तो प्रॉब्लम वही है कि हम कितने भी अच्छे हों, हम कितने भी फास्ट हों, हम एक जगह पे आके हमारा भी ब्रेन स्टक हो जाता है, हम उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ठीक है, उसकी छोटी सी एग्जांपल है कि हम बात करते हैं कि कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है, बचपन में हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पास वो होता है, फिर हमारे पास कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसके जरिए से भी हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन एट द एंड जो है उस मशीन की भी एक लिमिट है, तो फिर हमें उस मशीन से भी आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, आप में से कितने लोग इस तस्वीर से इत्तेफाक करते हैं एटलीस्ट कि एट बेसिक लेवल मैं तो इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं यानी कि वो लोग जो कहते हैं कि यार इफ एल्स की लॉजिक काफी है, कोई एआई की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक साहब ने हैंड रेज किया है जी। सर इफ एल्स को हम तब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हमारे पास कम डाटा हो, लेकिन अगर डाटा ज्यादा होगा तो हमें मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम और भी ज्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। बिल्कुल सही है। आपकी एक बात तो सही है, आपने कहा कि अगर डेटा हमारे पास फाइनाइट हो या लिमिटेड किस्म का डेटा हो तो हम इफ एल्स यूज कर लें, और अगर डेटा ज्यादा हो तो फिर मैं इफ एल्स को यूज नहीं करूंगा। तो अगर मैं इफ एल्स यूज नहीं करूंगा तो फिर मैं क्या यूज करूंगा? कंप्यूटर के लिए तो लिमिट नहीं है ना इफ एल्स की, मैं जितने चाहूँ इफ एल्स लगाता रहूँ।
सर बेसिक फंडामेंटल लेवल पे तो सारा वही इफ एल्स वाला लॉजिक ही लगेगा, चाहे जितना मर्जी आपके पास डेटा हो। वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कंप्यूटर्स की वो इस हिसाब से हमारी जो है, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड थी, ट्रांजिस्टर्स वगैरह उनकी लिमिट थी हमारे पास एक चिपसेट पे या जो भी हम यूज़ करते थे, लेकिन अब वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह कंप्यूटर्स की फंडामेंटल लॉजिक वही रहेगा, बस हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है कंप्यूटर्स की वो बढ़ेगी टाइम के साथ साथ। लेकिन आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली जो है वो इफ एल्स ही है। जी सर, फंडामेंटल लेवल पे लॉजिक ही है ना, प्रेडिक्शंस वगैरह। अगर आप मशीन लर्निंग वाले साइड पे चले जाते हैं तो उसमें भी हम लोगों ने अगर न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको ट्रेन करना है, वो वेट्स और बायसेस को एडजस्ट वगैरह करते हैं, वो भी सर वही काम है बेसिकली। जो फंडामेंटल्स हैं तो वो तो वही रहेंगी ना। अच्छा, मैं थोड़ी जरूरत करूंगा आपसे इख्तिलाफ करने की कि सर जरूर अगर हम एआई और एमएल की बात करते हैं जी जी सर। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी किसी ने चैट पे कहा कि एल्गोरिथम पीछे लगे होते हैं। जी जी सर। देखें, जहाँ पर इफ एल्स की लॉजिक हम कहाँ लगाएंगे? इफ एल्स, सफियान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ये सर मेरे ख्याल से अगर हम एमएल यूज कर रहे हैं और एआई यूज कर रहे हैं तो हम उसमें इफ एल्स को नहीं कंसीडर करेंगे, हम उसमें मैट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि देखें जहाँ पर इफ एल्स आप कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आपके पास फाइनाइट आउटपुट हो, ठीक है, फाइनाइट आपके पास इनपुट है और आपको पता है कि मैं इसको अगर 10 बार भी चलाऊं, मैं इसको 20 बार चलाऊं, मैं इसको 100 बार चलाऊं, मैं इसको 100 टाइम चलाऊं, इस इफ एल्स की लॉजिक का रिजल्ट यही आना है। अगर आपके पास कोई ऐसा यूज केस है तो आप इफ एल्स यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए से। आप लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया हो कि बैंक्स किस तरह काम करते हैं लोन जब वो दे रहे होते हैं। वो कैसे काम करते हैं कि वो जब कोई बंदा उनके पास जाता है एप्लीकेशन लेकर तो वो उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। ठीक है, कि यार आप कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, और आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी स्टेबल है, आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका आपका रेंट कितना है, इस तरह के तकरीबन कोई बहुत सारे सवालात होते हैं। ठीक है, अब वही वाली बात कि अगर इन सवालों की बेस पे मैं कोई इफ एल्स की लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दूं तो इसका मतलब है कि वो मेरा काफ़ी हो जाएगा काम। और किसी भी बंदे का रिकॉर्ड आएगा, वो इफ एल्स से चेक करेगा कि भाई फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैलरी जो है वो इतने हज़ार से इतने हज़ार तक की है और उसका रेंट इतने से इतने हज़ार तक का है और वो जॉब कर रहा है पिछले इतने अरसे साल तक, तो वो एक लॉजिक लगाएगा और आपको आखिर में दे देगा रिजल्ट यस है होगा। क्या सब लोग इससे एग्री करते हैं? यहाँ तक तो बात सही है। यस सर, ये हम ट्राई कर सकते ठीक है, हैं। अब हमने दूसरी बात कर ली कि एक साहब ने कहा था कि स्केल का मसला आएगा जब डेटा का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो एक बात तो ये होगी जहां डेटा का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां पर इसका मतलब है आपको कंप्यूटर चाहिए होंगे बहुत सारे। ठीक है, कुछ उस एक कंप्यूटर से तो काम नहीं होगा बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर होंगे जो कि वहां पे काम कर रहे होंगे। एक बात यहाँ तक तो एक बात सही है, लेकिन अब दूसरी बात के ऊपर मैं आता हूँ कि फर्ज करें उन्हीं सवालों में एक सवाल ये भी था कि क्या उन साहब ने पहले कभी उनको कोई लोन उन्होंने दिया था और वो लोन उन्होंने वापस किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर था यस या नो में, तो वो यस या नो में उसका आंसर आ गया। लेकिन जब एक बंदे के बारे में ये आया कि उसने 8 दफा तो लोन वापस किया था लेकिन वो एक दफा लोन वापस नहीं कर सका, और वो लोन उसने उससे वापस नहीं किया था क्योंकि उस साल उसकी वालदा की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो अगर मैं इफ एल्स की लॉजिक से चलूंगा तो वो 8 दफा वाले केस के हिसाब से इस बंदे को तो लोन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर एक ऐसी फजी लॉजिक आ रही है जिसको आप इफ एल से डिटरमिन नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और फैक्टर आ रहा है कि उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं सब लोग? तो यस सर। यस सर। जहाँ पे आप इफ एल से बाहर निकलकर आप किसी फजी लॉजिक की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर फिर आपके पास मशीन लर्निंग आ जाती है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग ये करेगी कि अब वो हिस्टोरिकल डेटा को, पैटर्न को देखते हुए, ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दी इन साहब की, ठीक है, कोई और साहब होंगे उनके साथ कोई और मसला होगा जो कि किसी डिफरेंट नौयत का होगा जो कि इफ एल्स में कवर नहीं हो रहा होगा। तो वहां पे हम ये करते हैं कि हम डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को देखते हुए, ठीक है, उसके ऊपर वो एल्गोरिथम्स को रन करते हुए, ठीक है, आज हम शायद उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि वो कौन से एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन उसके ऊपर हम रन करते हुए
हम फिर कंप्यूटर से कहते हैं कि यार तुम ये बताओ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है। क्योंकि डेटा के अंदर स्लाइड वेरिएशन आई है, तो हम कंप्यूटर से सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल पूछते हैं कि यार हाउ मच आर यू कॉन्फिडेंट, आर यू 80% कॉन्फिडेंट, आर यू 90% कॉन्फिडेंट, और हम उस एआई से हेल्प लेकर अपना एक डिसीजन ले लेते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि इफ एल्स क्यों जरूरी, क्यों इफ एल्स का काम क्यों नहीं होगा। यस सर। हमने एक Yes, बड़ी sir. सिंपल एग्जांपल से ये बात समझ ली, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, कोई मुझे इससे पहले कि हम जरा डेटा साइंस की बात करें, कोई मुझे ये बताएगा कि आपके ख्याल से एआई और मशीन लर्निंग, इसमें कोई फर्क है या दोनों एक ही चीजें हैं या भाई बहन है? सर मशीन लर्निंग आई थिंक सो सबसेट है एआई का। ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं कि एआई जो है वो एक हाई लेवल के ऊपर अम्ब्रेला है, ठीक है, सिबलिंग्स हैं यस उन्होंने। सर, मतलब एआई के अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स आ जाती हैं। आई थिंक सो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस में आई थिंक सो एआई के अंदर ही फॉल करती है। ठीक है, ठीक है, सही, आपने सही बताया। तो अच्छा हुआ कि ऑडियंस के लिए भी ये चीज़ क्लियर हो गई कि अच्छा, साथ साथ कुछ कहना चाहते हैं जी। सर जो हमारे पास एआई होती है उसको रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जबकि जो एमएल है वो सबसेट है, उसमें हम डेटा फीड करते हैं और मॉडल प्रिडिक्शन करते हैं। आई थिंक ठीक है, आपकी बात को मैं इस तरह ले चलूंगा कि देखें एआई, ठीक है, मशीन लर्निंग सिर्फ वो चीज़ है जो कि किसी एल्गोरिथम की बेस पर आपको प्रिडिक्शन कर देगा, ठीक है, यस या नो के अंदर, या एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर। एक और साहब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मशीन लर्निंग करवाने से एआई नहीं बनती? बिल्कुल बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। मैं उस तरफ आ रहा था कि मशीन लर्निंग के थ्रू आपने एल्गोरिथम रन किया, एल्गोरिथम ने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया कि इतना परसेंट या इतना परसेंट तक आपको कॉन्फिडेंस है इस चीज़ के ऊपर। अब जो इसके ऊपर एक लेयर लगेगी जो कि फिर डिसीजन मेकिंग इसके ऊपर करेगी, तो वो बेसिकली एआई है। तो एआई का एक एक छोटा सा पार्ट है मशीन लर्निंग का, ठीक है। एआई का ही एक पार्ट है डेटा साइंस का, जहाँ पे आप डेटा को बना रहे होते हैं, आप डेटा को बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस चीज़ की तरफ कि वो जाकर आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर उसकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अच्छा, डेटा साइंस के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब आप इसमें देखें जितने अभी हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे थे वो सब के सब इसके अंदर आसपास आ रहे हैं। उसके अंदर मैथमेटिक्स भी आ रही है, किसी ने बात की थी मैट्रिसेस की, किसी ने बात की थी, मैंने बात की थी शुरू में स्टैट्स की, स्टैट्स तो पढ़ते थे पहले भी हम लोग। मशीन लर्निंग भी उसका पार्ट आ गया, होंगे वो भी ओवरलैप हो रहा है। कंप्यूटर साइंस हम लोग पढ़ते हैं वो उसके अंदर आ गया। डोमेन की मैंने बात की, डोमेन मैंने क्या बात की आपसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं बैंक के अंदर लोन की एप्लीकेशन के हवाले से, ठीक है। तो जो सर्टेन डोमेन होगा उस डोमेन का एक्सपर्ट होना जरूरी है उस जगह के ऊपर, जो कि हेल्प आउट करेगा कि इस डोमेन के रूल्स क्या हैं, ठीक है। ये मैं इसकी एग्जांपल दूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोग जो है अपने कॉन्टेक्स्ट से हम लोग पिक कर लेते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आई एम बीइंग सरकास्टिक, ठीक है, मैं किसी पे तंज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट। अब एक्चुअली मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं उसकी एक्चुअली बुराई कर रहा हूँ, मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ, राइट। तो वो टर्मिनोलॉजीज, वो सेंटेंसेस, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट से हम पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये बात अच्छी हो रही थी या ये बुरी बात हो रही थी। तो वो डोमेन का होना बहुत जरूरी है। फिर किसी ने बात की डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने भी एग्जांपल ली कि अगर हम चलते हैं कि 5 एप्लीकेशन, 10 एप्लीकेशन, 1000 एप्लीकेशन पर डे के हिसाब से, तो चैलेंज सही है। लेकिन अगर मुझे वही काम करना है लाखों एप्लीकेशन के ऊपर, तो जाहिर है मैं इफ एल्स से या 2 बंदों को बैठा के वो वाला काम नहीं करवा सकता। तो वहां पर मेरे पास डेटा साइंस के लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं ये प्रोसेसिंग बेसिकली करवाऊंगा कैसे? अब मुझे उसमें ये प्रोसेसिंग करवानी कैसे है, मैं उसके लिए चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी मैं एग्जांपल शेयर करूँ, लेकिन उससे पहले किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर पहले अपना क्वेश्चन आप लोग बता दें। All clear, sir. ठीक है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये डेटा साइंस की डेटा प्रोसेसिंग के अंदर और क्वेश्चन के ऊपर।
अच्छा, मशीन लर्निंग में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही जाती है, फीचर इंजीनियरिंग। शायद कुछ लोगों को उसका आइडिया हो, है आइडिया? अगर नहीं है तो फिर मैं यस बताता हूँ। सर, फीचर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन, इसकी एग्जांपल पहले लेते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि जैसे आप लोगों ने लिंक्डइन पे तो यकीनन शायद सब लोगों ने उनकी प्रोफाइल बनाई भी हो, तो आपने ये देखा होगा कि लिंक्डइन का एक और एस्पेक्ट है जहाँ पर इसको यूज करते हैं रिक्रूटर्स, यानी जो लोग हायरिंग कर रहे होते हैं, एचआर के लोग, एचआर मैनेजर्स वगैरह। तो उनके पास लिंक्डइन रिकमेंडेशन देता है ऑटोमेटिकली कि आप जिस जिस जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट, उस जॉब के लिए ये बंदा सूटेबल है या ये लोग हैं जो कि सूटेबल है। अब वहां पर उन्होंने एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगाया हुआ है और वो चला रहा है। हमको फीचर इंजीनियरिंग कहाँ करनी पड़ती है? ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो डेटा है, जिस जिस फॉर्म में हमारे पास डेटा है, वो डेटा डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है कि उससे कंप्यूटर को चीज़ समझ सके। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीब सी बात की आपने। तो आपको पता है कि कंप्यूटर की अगर मैं बिल्कुल बेसिक पर चला जाऊँ तो वो बाइनरी है, यानी 0 1 है। तो कोई भी डेटा जो अगर मैथमेटिकल फॉर्म में होगा तो कंप्यूटर उसको समझ लेगा और उसके बेस पे वो डिसीजन भी ले सकता है कोई। ठीक है, लेकिन अगर कोई डेटा मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं होगा तो कंप्यूटर के लिए मुश्किल काम है कि वो उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सके। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उस डेटा को पहले कन्वर्ट करें उस फॉर्मेट के अंदर जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर समझता है। ठीक है, अब एक और, अब मैं इसको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे कैसे। फर्ज करें कि हम एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए बंदा ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और मैंने ये कहा कि भाई फॉर एग्जांपल इस बंदे की जो सैलरी है वो होगी 20,000 पर मंथ। अब जो मेरे पास लोगों की लिस्ट है, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, उसमें लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेड सैलरीज रखी हुई है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कोई 10,000 हो, कोई 15,000 हो, कोई 20,000 हो, कोई 25,000 हो। ठीक है, कोई और भी हो सकता है। अब ये जो सैलरी है, ये सैलरी कुछ लोगों से तो एग्जैक्ट मैच कर रही है और कुछ लोगों से एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही, ऊपर नीचे भी इस तरह सा है। तो जब मैं इसको करने जाऊंगा, इसकी फीचर इंजीनियरिंग इस चीज़ के ऊपर कि मैंने सैलरी की वैल्यूज दी हुई हैं और मेरे पास एक एक्सपेक्टेड सैलरी है। ठीक है, तो डोमेन एक्सपर्ट से मैं ये पूछूंगा, जो लोग हायरिंग करते हैं मैं उनसे ये पूछूंगा कि मुझे ये बताएं क्या आपको एग्जैक्ट सैलरी वाला बंदा चाहिए या थोड़ी बहुत प्लस माइनस रेंज वाला बंदा भी चलेगा। अब यहाँ पे डोमेन वाला बंदे का काम आ गया। तो उस बंदे ने कहा कि यार अच्छा 20,000 सैलरी है ना, तो अगर उसकी रेंज जो है वो फॉर एग्जाम्पल 18 से 22,000 तक हो ना, तो हमारे लिए वो बंदा काम में आएगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितना भी डेटा आया है लोगों की सैलरीज का, मैं उस डेटा को नॉर्मलाइज करूंगा 18 और 22 की रेंज के ऊपर। और नॉर्मलाइज करने से मेरी मुराद ये होगी कि मैं उस बंदे का जो आंसर है वो उसको मैं 0 से लेकर 1 के दरमियान लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और वो वैल्यू मेरी पॉइंट में भी हो सकती है। अब कैसे? अब फर्ज करें कि एक बंदा है, उसकी उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो 18,000 है। ठीक है, तो 18,000 जो है ये 18 और 22 के दरमियान में आता है। अगर दरमियान में आता है तो मैंने इसको दे दिया कि ये 1 है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये बंदा सूटेबल है। ठीक है, एक बंदा है उसकी सैलरी 20 है, तो ये भी मेरे रेंज में आ रही है, तो उसको भी मैंने 1 दे दिया। अब एक बंदा है जो कि मेरे पास आ रहा है 15,000 में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ऑल्दो ये सूटेबल है या नहीं है ये एक अलग सेपरेट डिबेट है। मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि इसको मैंने 1 असाइन नहीं किया, बल्कि मैंने इसको असाइन कर दिया लेट्स से 0.75, इसका मैंने स्कोर असाइन कर दिया। एक बंदा और आता है, उसकी सैलरी एक्सपेक्टेड सैलरी उसकी है 30,000, जो कि मेरी रेंज से आउट है, तो उसको मैंने स्कोर दिया लेट्स सपोज 0.25। उसको मैंने स्कोर कम कर दिया कि भाई ये बंदा हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा था, उसको हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया 0 से लेकर 1 के दरमियान की वैल्यूज के अंदर, जिसकी बेस पे हम डिसीजन लेना आसान करेंगे कंप्यूटर के लिए, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के लिए। यहाँ तक किसी को बात समझ में ना आई हो तो
सर ये जो हमने इनको स्कोर असाइन किया है ये हमने मतलब किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू हम करते हैं। जी, इसकी जो टर्म है मैथमेटिक्स के अंदर उसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो ये अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं समझा सकता हूँ आपको, तो बेसिकली आप करते ये हैं कि आपके पास जो नॉमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, जो आपके पास बेस वैल्यू होती है उससे आप डिवाइड कर देते हैं उस ऊपर वाली वैल्यू को। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि किसी बंदे की सैलरी जो है वो 18,000 है, ठीक है, और आपके पास जो एक्सपेक्टेड सैलरी थी वो 20,000 थी, तो आपने 18 को डिवाइड किया 20 से, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। तो बेसिकली आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं सारे नंबर्स को कि वो 20 के करीब करीब पहुंच जाए किसी तरीके से। तो उससे आपको पता चलेगा कि वो नंबर 20 से कितना दूर है या कितना करीब है। तो ये ठीक हो छोटी गया सी सर। टेक्निक है, आप और भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ। तो यहाँ तक सब लोगों को ये क्लियर हो गया कि हमने कैसे एक डेटा को, जो कि बज़ाहिर लग रहा था कि शायद हमारे काम में शायद आए शायद ना आए, हमने उसको अपने मतलब के लिए मोल्ड कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के समझ में आई है वो बात या नहीं आई। तो फर्ज करें कि अब एक जॉब पोस्ट आती है, उस जॉब पोस्ट पे लिखा हुआ है कि ये जॉब पोस्ट सिर्फ लाहौर के लिए या लाहौर के आसपास के इलाकों के लिए। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये लिखा हुआ है जॉब पोस्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से लोग कराची के भी हैं, लोग गुजरावाला के भी हैं, लोग शायद सियालकोट के भी हैं, फैसलाबाद के भी हैं, इस्लामाबाद के भी होंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं, कोई एक बंदा बताए कि अगर मुझे इसके ऊपर फीचर इंजीनियरिंग करनी हो तो मैं क्या क्या चीज़ सूटेबल है, क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। सर उनकी लोकेशन, मतलब हम्म, फीचर इंजीनियरिंग में एक उनकी लोकेशन वाला जो फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वो किस जगह पे बेस्ड है। ठीक है, उनकी तो लोकेशन पे नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे मतलब। तो इसमें शायद सब नॉर्मलाइजेशन से क्या मुराद है, आप ये कह रहे हैं कि हम फिल्टर आउट करें कि जो लोग सिर्फ लाहौर के हैं उन्हें पिक कर लें? अगर हम फिल्टर कर लेंगे तो वो यस नो हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब हम वो लाहौर के इर्द गिर्द के इलाके भी तो है ना, तो वो एग्जैक्टली यही एक रेडियस के मुताबिक डिवाइड कर लेंगे लाहौर बिल्कुल। के हिसाब से, अब उस तरह कर लेंगे। रेडियस के लिए आप फिर जाएंगे डोमेन एक्सपर्ट के पास, कि वो कंपनी जो सर्च कर रही है कि मुझे लोग चाहिए हैं, आप उनसे पूछेंगे कि आपके लिए कितनी रेडियस के लोग एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कोई लाहौर के आसपास के लोग हैं वो कहते हैं कि अच्छा भाई कोई बंदा अगर 5 किलोमीटर दूर रहता है तो दैट्स फाइन। तो आप कहेंगे ठीक है, अब मैं नॉर्मलाइज करूंगा लोकेशन को उस रेडियस के हिसाब से जो उसमें लोग लाए करेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर होंगे लाहौर के उनको स्कोर मिलेगा 1 के करीब करीब, जो लोग दूर होते जाएंगे उसको मिलेगा स्कोर 0 के करीब करीब, या प्रॉब्ली माइनस में भी जा सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स अप टू अस कि कैसे हम उसको किस तरह समझाते हैं कंप्यूटर को। तो वेरी गुड, तो आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आ गई कि हमें इसमें किस तरह से हमने फीचर इंजीनियरिंग कर ली। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास इसी टॉपिक को हम लेते लेते अगर हम आगे चलते हैं तो हम एक एक एल्गोरिथम की हम जिससे हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि लीनियर रिग्रेशन। तो रिग्रेशन बेसिकली क्या चीज़ है? रिग्रेशन के अंदर हमारे पास हम बेसिकली जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी भी चीज़ की, उन पॉसिबिलिटीज़ को मैथमेटिकली एक्सप्लोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकली हमारे पास उसका आंसर आता है कि यार इस चीज़ की का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेरा 0 और 1 के दरमियान में कहाँ पे लाया करता है, और फिर उसकी बेस पे एक डिसीजन ले लिया जाता है। अभी यहाँ पे किसी ने तस्करा किया था न्यूरॉन्स का। तो ये न्यूरॉन्स क्या चीज़ है बेसिकली? न्यूरॉन्स बेसिकली, जी कोई बताना चाह रहा है? ठीक है, न्यूरॉन्स बेसिकली ह्यूमन माइंड को सामने रखते हुए जो है वो डिफरेंट लेयर्स बनाई गई है, और उसके अंदर हर लेयर अपने पास कुछ प्रोसेसिंग करके नेक्स्ट लेयर को डेटा प्रोवाइड कर देती है, और उसकी बेस के ऊपर वो लेयर प्रोसेस करती है अगेन इसी 1 0 की बेस के ऊपर, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, कि अगर सर्टेन चीज़ों का आंसर 1 था तो उसके ऊपर उस बंदे की सिलेक्शन हुई थी या नहीं हुई थी, और वो उस चीज़ को बेसिकली लर्न करती है। तो सबसे पहले
जब हम लर्निंग करवा रहे होंगे कंप्यूटर को, तो उसको हम हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करेंगे कि यार बेस्ड ऑन दिस 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 डेटा हिस्टोरिकली जिन लोगों की सैलरी रेंजेस ये थी, या जो लोग लाहौर के आसपास रहते थे, वो लोग सेलेक्ट हुए थे या नहीं हुए थे। तो पहले वो डेटा सारा उसको दे दिया जाएगा, और फिर जब हम कोई नया डेटा उसको देंगे तो हम पहले अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे कि यार इस डेटा के ऊपर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और फिर हम इसको आगे प्रोसेसिंग के लिए फर्दर दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे पास तो अब क्वेश्चंस की स्लाइड है कि मतलब अब अगर ओपन किसी के पास क्वेश्चंस हैं अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक या किसी और चीज़ के मुतालिक, तो आप वो लोग वो ले सकते हैं। जी आफ्ताब साहब, आपका रेस हुआ हुआ है। सो सर, ये जो आपने एग्जांपल दी है लोकेशन बेस्ड सर्च की, तो क्या ये प्रैक्टिकली यूज कर रही होती है कंपनीज, जी जो लाइक के जो कोई अप्लाई करता है तो वो लाइक जीपीए सॉर्ट करते हैं उनके, और लोकेशन बेस्ड ये देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल ही है ना? जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। खुबूदर साहब का भी हैंड रेज हुआ है। जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर, मैंने एक मॉडल बनाया था डीप लर्निंग पे बेस्ड। मेरा जो सॉल्यूशन है सर, वो इस एसपीजी में है, जिसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह को, और उसमें सर हमने एक था कि एक जो स्टोर्स होते हैं ना, उनके जो हिस्टोरिकल डाटा उनका जो है वो हमें मिलता है, और हम उसके ज़रिए उनके फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं कि सेल्स किधर तक जाएंगी और रिस्क एनालिसिस वगैरह क्या। तो सर, इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हम इस मॉडल को रॉ फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ सर, इसको हमने किसी मतलब जो पाइथन नोटबुक्स में मैंने इसका एनालिसिस कर लिया, सारा कुछ हमने कर लिया सर, इसको हमने कोई वेबसाइट की फॉर्म के अंदर एज ए सोल्यूशन हमने सबमिट करवाना है, या इसे हम सिर्फ जो है वो रॉ फॉर्म के अंदर एज ए मॉडल ही हम दे सकते हैं कि ये मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, या हमें उसे प्रॉपर तरीके से कोई वेबसाइट या कोई सोल्यूशन एप्लीकेशन वगैरह के अंदर देना पड़ेगा? किस तरह करना पड़ेगा सर हमें इसका? जी बिल्कुल, देखिए डिपेंड करता है कि आप जो इसका सोल्यूशन है वो आप प्रेजेंट किसको कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे बंदे को प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि बिजनेस साइड का बंदा है, तो उसको तो वो चीज़ विजुअली चाहिए होगी कि वो उसको विजुअली देख सके, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई वेबसाइट डेवलप करें, कोई छोटा सा यूजर इंटरफेस डेवलप करें जिसके बैक के ऊपर, इसकी सर्वर साइड के ऊपर ये एल्गोरिथम रन होता हो। फिर वो एल्गोरिथम जो है वो आपकी डेटा को प्रोसेस करके आपको आंसर कर देगा। तो लेकिन अगर आपको किसी को डेमो करवाना है, वैसे ही सिंपल डेमो करवाना है, तो वो तो आप जुपिटर नोटबुक से भी करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर किसी को प्रेजेंट करने के लिए आप इसका छोटा सा फ्रंट एंड बनाएंगे। उस फ्रंट एंड का एक एक बैक एंड होगा, वो बैक एंड के ऊपर आपकी सारी प्रोसेसिंग चलती होगी, और वो सिर्फ रिजल्ट ला के दे देगी आपके पाइथन के कोड्स फ्रंट एंड को। जी बासिम। अच्छा, मेरा सवाल ये कि इंडस्ट्री लेवल पर जो हमारे पास आजकल जो चल रहा है, जैसे IBM वॉटसन है, या हम AWS की बात करते हैं, वहाँ भी हम मशीन लर्निंग के टूल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर किसी को इस तरफ मूव होना हो, मतलब अपना कैरियर स्विच करना हो मशीन लर्निंग में या AI में, तो बेसिकली तो हम वही चीज़ें सीखते ही हैं। हमने इमेज रिकॉग्नाइज करवा ली, थोड़े से डेटा से हमने कुछ मतलब ज़्यादातर हम लोग सुपरवाइज लर्निंग में कर रहे होते हैं चीज़ें। लेकिन अगर हमें इंडस्ट्री लेवल पे जाना हो तो वो हम किस तरह काम कर सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर IBM वॉटसन है, वो डिफरेंट सेक्टर पे काम कर रहा है इस वक्त, वो हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, रिस्क में। तो क्या वो टूल हमें आना ज़रूरी है, जैसे IBM वॉटसन हो गया या AWS का हो गया, इस तरह के? ठीक है, देखें सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसको आप कभी भी इस तरह मत सोचें कि मुझे अपनी फील्ड स्विच करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें आज के दौर में हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके अंदर ठीक है, इसके स्पेशलाइज्ड लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जनरली आपकी जो भी फील्ड होती है उसी फील्ड में रहते हुए भी हमें उस चीज़ के ऊपर काम कभी कभी करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको बिल्कुल उसके लिए स्पेशलाइज्ड होना ज़रूरी है। जहाँ तक आपने बात की IBM वॉटसन की, तो जिस तरह से IBM के भी अपने टूल हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अपने टूल्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं, वो भी जो है वो चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, उन टूल्स में और जो आज डिस्कशन थी उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है,
वो टूल बने बनाए टूल्स हैं और उनके अंदर एआई मशीन लर्निंग जो है वो बिल्ट इन है, उन्होंने डेवलप कर ली है। ठीक है, मेरा जो सेशन था वो था, इट वाज फोकस्ड मोर टुवर्ड्स जहाँ पे लोग हमें अपना गौतम डेवलप करना हो खुद से। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ये फर्क समझिएगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपके पास, आपको क्लियर पता है कि यार मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व होना है वो सॉल्व आराम से हो जाएगा IBM वाटसन के थ्रू, ठीक है, जो कि एक टूल है एआई का, ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, आउटसाइड द बॉक्स अवेलेबल है, तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये ऐसी ही एग्जांपल है जो फॉर एग्जांपल हम कोई 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 भी चीज़ डेवलप करने जाते हैं तो हम पहले देखते हैं कि यार क्या कोई इसकी लाइब्रेरी मिल जाएगी मुझे अवेलेबल नेट से, तो हम वहाँ से पिक करके उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम फिर वो वाला काम खुद से नहीं करते, राइट। तो बस ये वही एग्जांपल है। अगर हमें लगता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा किसी कस्टम कोड के थ्रू, तो फिर हम जाते हैं उस चीज़ को पूरा अपना लर्न करवाते हैं और उसको फिर हम यूटिलाइज कर लेते हैं। आई होप असम दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी आजम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अभी हम अपने FIP के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बेसिकली इट इज़ अबाउट कि CNN एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम इमेज क्लासिफिकेशन करा रहे हैं, जो प्लांट्स रॉटेड हो या डिजीज प्लांट्स हो उनकी क्लासिफिकेशन की, ये जो प्लांट है इसमें ये डिजीज़ डिटेक्ट हुआ है। तो सर अभी मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिख रहा था, तो मेरा सवाल है कि ये जो CNN एल्गोरिथम आता है, ये डॉक्यूमेंटेशन में AI के रूफ के अंदर आता है, ML या फिर डीप लर्निंग के, क्या स्पेसिफिक वर्ड डॉक्यूमेंट करना चाहिए? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, ठीक है सर। शाहजेब साहब। जी सर। सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और अभी मैं 6th सेमेस्टर मेरा स्टार्ट हुआ है। तो अभी तक हमने मशीन लर्निंग और AI के बारे में पढ़ा नहीं है, हमारे कोर्स में अभी तक नहीं आया। तो मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है। ये सेशन लेने का पर्पस यही था ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए, और मुझे कुछ आइडिया हो गया इसका कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि एक बिगनर पर्सन को किस तरह से स्टार्ट लेना है अगर वो MI और AI की तरफ जाना चाह रहा है? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे। देखें, जितने भी हमारे पास प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं उसकी जो फंडामेंटल है वो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है। ठीक है, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने, हो सकता है आपने C या C++ में से कोई एक लैंग्वेज शायद कर ली होगी, या आप उस पर होपफुली अभी काम कर रहे होंगे अपने किसी सेमेस्टर के अंदर। तो वो जब आप लैंग्वेज कर लेते हैं तो आपके पास एटलीस्ट ये कमांड हो जाती है कि आप अगेन वही इफ एल्स की तरह स्कूबी डू के अंदर आप अपने कुछ लॉजिक लिख सकते हैं, जिससे आपको ये पता हो कि अच्छा मैं कंप्यूटर से कोई काम करवा सकता हूँ एज अ इफ एल्स लॉजिक। तो पहले आप वो चीज़ को अपनी चीज़ कवर कर लें। ठीक है, तो जब आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए और उसमें आपको लॉजिक बिल्ड करना आ जाए, तो सेकंड चीज़ ये होगी कि आपके पास पाइथन। अच्छा, पाइथन के जब मैं नाम लूंगा तो हो सकता है बहुत से लोगों को लगे कि यार ये चीज़ तो डिबेटेबल है और मैं तो लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके जो है वो ML कर सकता हूँ। पॉइंट ये है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ों की लाइब्रेरीज, कौन सी चीज़ों की कम्युनिटी, कौन सी चीज़ें जो है हमें आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में। तो इस वक्त जितनी भी ज़्यादा रिसर्च चल रही है और वो तकरीबन तकरीबन काम जो है पाइथन के अंदर हो रहा है, और पाइथन की जो लैंग्वेज है वो इटसेल्फ अच्छी भी है और मतलब लोग इजी टू यूज़ भी है। तो इसके लिए सेकंड चीज़ ये होगी कि आप पाइथन के ऊपर थोड़ी सी अपनी कमांड हासिल करें। और थर्ड चीज़ फिर ये है कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग हमारे पास है, स्टैट्स, ठीक है, बिकॉज मशीन लर्निंग इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर आप कमांड लें। तो ये तीन चीज़ें हैं। राइट सर। सर मेरा एक और भी क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन मशीन लर्निंग एक्सपर्ट होता है और वो ही पर्सन AI भी कर रहा होता है काम, मतलब कंपनी लेवल पर, या दोनों अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं या इस तरह से? नहीं, वही वही पसंद कर रहा होता है यही वाला काम भी। राइट सर, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर एक कमेंट में क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा की वैलिडेशन का बता दें। और दूसरी सर मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन ये है कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में जो मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है और जो हमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है वो
यही जो आपने बात की है कि लीनियर रिग्रेशन, ये रिग्रेशन वगैरह होगी। और मैंने जो फिर सेमेस्टर प्रोजेक्ट किया था वो किया था प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। तो सर इसमें मैंने सर्च किया, पूरा का पूरा मॉडल मुझे मिल गया। आई जस्ट मैं गूगल को लैब पे गया, मैंने उसको रन किया और उसमें फिर देखा कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो सर वो हो गया। तो सर इसमें कुछ मेरी वैसे लर्निंग नहीं हुई थी। तो अगर प्रॉपर किसी बंदे ने मशीन लर्निंग को सीखना है तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दे, वरना यूनिवर्सिटीज में तो यही हो रहा है कि हर चीज तो नेट से मिल जाती है। सो वो प्रॉपर जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ना, वो नहीं हो पाता। ठीक है। देखिए, प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए तो वैसे कोई भी चीज़ आप करें आपको नेट से मिल जाएगी। आप नेट से मत लें, आप क्यों ले रहे हैं नेट से, आप खुद कर लें। बिल्कुल सर सर। वही तो फिर जब टीचर से पूछता है यूनिवर्सिटी में, वो कह रहा है नेट से ले देख लो। ठीक है, नहीं मैं आपको देखिए, अगेन देखिए, कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको हो सकता है बहुत दफ़ा नेट से चीज़ें बनी बनाई मिल जाए। ठीक है, और मैं उस पर अगेन मैं एतराज़ नहीं कर सकता कोई। stackoverflow.com बड़ी मशहूर वेबसाइट है, और अगर वो किसी दिन बंद हो गई तो हमारे सारे डेवलपर की छुट्टी हो जाएगी शायद। तो लेकिन पॉइंट क्या है, हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि अगर आप कोई सोल्यूशन नेट से देखकर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको उसका वाई पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ है तो वो क्यों यूज़ की है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा कि उसने लीनियर रिग्रेशन का कोई कोई टूल यूज़ किया हुआ था, कोई कोई उसने एल्गोरिथम यूज़ किया हुआ था, तो सवाल वहाँ भी आना चाहिए कि उसने लीनियर रिग्रेशन क्यों यूज़ किया। क्या उसके अलावा कोई टूल नहीं, क्या उसके अलावा कोई एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता था। तो वो वाई जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप वाई जानेंगे तो फिर आपको ये करना होगा कि आपने उसका वो जो सोल्यूशन मिला है नेट से, आपने वो उठाया, अब आप उसको चेंज करें। ठीक है, आप उसके जगह पे कोई और एल्गोरिथम लगाएं और आप वो लगा के चेक करें कि अगर मैं इस जगह पे ये एल्गोरिथम लगाता हूँ तो ये चलेगा या नहीं चलेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। तो जब तक आप ऑल्टरनेट चीज ट्राई नहीं करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आप उसको एक्चुअली सीखेंगे नहीं। ठीक है, फिर तो बात वही होगी कि आपने सिर्फ उसको देखा नेट से और आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया, आपको उसका एसेंस नहीं पता चला कि वो चीज़ एक्चुअली करनी कैसे थी। तो गॉट इट सर। प्रॉपर तरीका यही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको लिंक्डइन की। ठीक है, कि लिंक्डइन के जिस तरीके से ये काम किया हुआ है, तो वहाँ पर उन्होंने मॉडल लगाया हुआ है, मशीन लर्निंग का, एआई का मॉडल उनके पास लगा हुआ है और वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से दराज वेबसाइट है या और कोई वेबसाइट है ई कॉमर्स की, उनके पास जो आता है लिखा हुआ रिकमेंडेड फॉर यू, तो वो भी मशीन लर्निंग के मॉडल के थ्रू ही आ रहा होता है। तो उस तरह की कोई एग्जाम्पल लेकर आप अपने पास खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, हमने 2-3 चीज़ों की फीचर इंजीनियरिंग हमने आज खुद डिस्कस कर ली कि उसको हमें किस तरह का मॉडल देना है आपके पास। ठीक है, तो चेंज करके खुद ट्राई करें। अच्छा, आप कह रहे थे कोई ठीक है। सवाल यहाँ पे है इस चैट में। टेस्ट एंड यस सर, टेस्ट डेटा और ट्रेनिंग डेटा की वैलिडेशन कैसे करें? मैं सवाल नहीं समझा। सर मुझे लगता है कि ये पूछनी है कि जो हमारे पास टेस्ट डेटा होता है और ट्रेनिंग डेटा होता है, इनको सॉर्ट कैसे करें। तो वो तो मशीन लर्निंग उसमें पांडास या उन लाइब्रेरी के जरिए होता है, ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को वैलिडेशन। देखें देखें, पैंडास बिल्कुल यूज होती है लाइब्रेरी। ठीक है, उसके अलावा एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इस सारे काम के लिए, क्योंकि वो आपको डेटा को सॉर्ट करना, डेटा को नॉर्मलाइज करना, चीज़ों के कॉलम बनाना, उस काम के लिए वो यूज़ होगा। ठीक है, जो टेस्ट डेटा की वैलिडेशन होती है ना, वो जनरली आप रियल डेटा ही लेते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा आपके पास होता है। इसी यही वजह है कि जो डेटा साइंस का टूल है, हमने बात की कि वो जो डेटा रखा हुआ होगा डेटाबेस के अंदर, वो बिल्कुल किसी और फॉर्म में रखा हुआ होगा। ठीक है, डेटाबेस के अंदर रखा हुआ है एक्सपेक्टेड सैलरी और डेटाबेस में रखा हुआ है सैलरी की रेंज। लेकिन आपने देखा हमने उसको कैसे मोल्ड किया अपने काम के हिसाब से। डेटाबेस में लिखा हुआ है कि उस बंदे की जॉब लोकेशन होनी चाहिए लाहौर। ठीक है, और वहाँ जो एक्सपेक्टेड लोकेशन है वो डिफरेंट आ रही है, हमने उसको मोल्ड किया। तो हम उसके लिए यूज करते हैं ईटेल का टूल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। हम उसको यूज करते हैं, हम डेटा को मोल्ड करते हैं। ठीक है, वैलिडेशन करने का तरीका यही है कि आपके पास वो हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए जो कि रियल हो या नियर टू रियल टाइम हो, उसको आप यूटिलाइज करें। अगर मैं सवाल सही समझाऊं तो।
और ठीक पैंडास हो गया सर, उसके लिए यूज होगा। बिल्कुल सही। सर आयशा का क्वेश्चन है कि ये जो आपने सैलरी की एग्जांपल दी थी 0 1 सॉर्ट करने की, उसमें फार्मूला रेंज, कोई फार्मूले के जरिए साइन रेंज कैसे साइन करते हैं 0 और 1 की, तो बाइनरी। देखें, वो तो वन, देखें जीरो, आप हमेशा ये देखेंगे कि यार जीरो वो चीज होगी जो कि फॉर एग्जांपल जिन लोगों की सैलरी 10,000 थी, ठीक है, और आपने कहा कि वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो ये तो आपको पता है ना रिजल्ट कि ये हिस्टोरिकल डेटा में ऐसा हुआ है कि वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो उसको आप रेंज देंगे जीरो के करीब करीब, क्योंकि वो जीरो मतलब है नो, वो नो हो रहा है, ठीक है। या वो लोग जिनकी सैलरी जो थी वो फॉर एग्जाम्पल 20,000 से ऊपर थी या 30,000 से ऊपर थी, तो वो भी आपकी सिलेक्शन नहीं हुए थे, सिलेक्टेड नहीं हुए थे, तो उनको भी आप रेंज देंगे जीरो के करीब करीब। तो ये तो चीज़ देखें, हमें हमें डिफाइन करनी है, हमें समझाना है। मैं कभी कभी प्रोग्रामिंग के अंदर लोगों को समझाता हूँ अक्सर कि जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आप कंप्यूटर को इस तरह समझाते हैं जैसे वो 5 साल का बच्चा है, ठीक है, वो है बहुत शार्प, लेकिन आप उसे उस तरह समझाएंगे कि भाई देखो ये काम बेटा ऐसे करना होता है, ठीक है। तो वो जो रेंज आप बताएंगे वो रेंज आप ऐसे बताएंगे कि ये, क्योंकि आप डिटरमाइन कर रहे हैं कि इस सैलरी रेंज का बंदा सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो फिर आप उस हिसाब से रेंज देंगे। जो रेंज आपकी लाई कर रही होगी उस चीज के अंदर, वो आप 1 के करीब कर देंगे। ठीक हो गया सर। सर बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम अपॉर्चुनिटीज इन 10 पर्स की तरफ जाते हैं। सर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अब जो मेरा एफआईपी है उसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड है, और उसमें सर जो हमारे पास डाटा सेट पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है अमेजोन का, वॉलमार्ट का। वो डाटा सेट के जरिए रिकमेंडेशन तो हो जाएगी, लेकिन सर हम अपने डाटा को, जो मैं प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा अपने स्टोर पे, या जब वो यूजर क्लिक करेगा तो उस डाटा को वो उस डाटा को प्रोसेस कैसे, उसकी मुझे अभी समझ नहीं आ रही। डाटा सेट्स पड़े हुए हैं, उनको तो ट्रेनिंग हो जाएगी, लेकिन जो हमारे अपने प्रोडक्ट्स होंगे उनके डाटा को कैसे प्रोसेस करना है। देखें, अगर आप अपने प्रोडक्ट के डेटा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है अब आप जा रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग की तरफ, ठीक है। सुपरवाइज का मतलब ये है कि आप जो रिजल्ट है वो रिजल्ट लेकर आप वापस फीड करना चाह रहे हैं अपने एल्गोरिथम को, ठीक है। तो यस अगर सर। आपको वो चीज़ करनी है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, आपको अपने एल्गोरिथम के अंदर एक मॉडिफिकेशन ये करनी पड़ेगी कि जो रियल टाइम इनपुट आ रहा है उसको भी आप एज अ फैक्टर, एज अ फीचर जो है अपने पास अपने एल्गोरिथम के अंदर आप ले लें कि इस फैक्टर से अगर कोई डेटा मेरे पास आया है तो उसकी जो वेटेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया सर। वो भी आप इनपुट ले लें। ठीक हो गया। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो कर लें, वरना फिर सर का मैंने लिंक्डइन आपके साथ शेयर कर दिया चैट में, सो अगर किसी का कोई और बाद में भी क्वेश्चन हो तो सर को लिंक्डइन पे ऐड कर लें। और सर अब बात हो जाए थोड़े से अगेन 10 पर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए, और मशीन लर्निंग में खास तौर पे किस तरह 10 पर्स में काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि हमारे पास हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थ्रू आउट पाकिस्तान, लेकिन स्पेशली कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर हम लोगों ने रिक्रूटमेंट ड्राइव्स की हैं, अभी रिसेंटली भी की हैं। अगर आप लोग 10 प्लस के पेज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने वहाँ देखा होगा कि हमारी कंपनी से जो भी हमारे लोग हैं डिफरेंट, वो जा रहे हैं और वहाँ पे वो स्टूडेंट्स से को रीच आउट कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मैंने जो एग्जांपल खुद भी यहाँ पर डिस्कस की है आज, वो खुद भी एक प्रोजेक्ट से मुतालिक ही है, जो कि हमारे पास एक सिमिलर तरह का वहाँ पे काम हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसा है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ इस चीज़ के अंदर आ रही होती हैं जिसके अंदर हम एआई या मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो उसमें देखें 2-3 चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये फील्ड अगर हमारे देखा जाए हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, तो शायद रिलेटिवली न्यू फील्ड है, लेकिन शायद बाहर यूएस वगैरह में ये काम पहले से भी हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पहले से हो रहा है ये काम, तो उनके लिए तो न्यू नहीं है। हमें सिर्फ ये करना होता है कि हमें राइट टाइम के ऊपर जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उन्हें हम अ, उनको ये चीज़ समझाते भी हैं कि यार आपका ये प्रॉब्लम जो है ये मशीन लर्निंग से सॉल्व होगा, या आपका ये प्रॉब्लम मशीन लर्निंग से सॉल्व नहीं होगा। तो ये काम हम लोग कर रहे होते हैं बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज़ है, मैंने लैब की जैसे एग्जांपल दी थी, तो लैब के अंदर भी हमारे पास जो काम हो रहा होता है वो इसी चीज़ के ऊपर होता है। हमारे एक कॉलीग हैं, वो मेटावर्स के ऊपर भी अभी काम कर रहे हैं,
और इससे पहले डिफरेंट गेम्स के ऊपर भी हम लोग काम कर चुके हैं जहाँ पर जो है एआई का काम हो रहा था। बिल्कुल ठीक हो गया। सो मैंने 10 पर्स की कैरियर्स की लिंक जो है ना वो शेयर कर दी है, तो आप उन लोग चेक कर सकते हैं। सो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो अभी 1 मिनट के अंदर पूछ लें, वरना फिर खत्म करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ रियली इंफॉर्मेटिव सेशन और बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिली है। चले, थैंक यू आप साहब फॉर सेटिंग दिस अप एंड थैंक यू एवरीवन हु जॉइंड। हम लोग फिर रैप अप कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज। यस सर, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। रिकॉर्डिंग इसकी